फर्स्ट डीपीपी, फर्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन। तो वेक्टर होता है, उसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन होता है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन लिखा है कैन नॉट बी अ वेक्टर, तो वेक्टर तो डिफाइंड ही करते हैं कि उसमें डायरेक्शन हो। कैन नॉट बी अ वेक्टर तो गलत है। मस्ट बी अ वेक्टर, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो वेक्टर क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन होने से सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर नहीं हो जाएगा। सिर्फ अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड हो तो भी वेक्टर नहीं हो जाएगा। और क्या होता था, वेक्टर लॉस को फॉलो करे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर लॉस को नहीं फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें डायरेक्शन है और वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रहा होता है ना। अगर एक कोई वायर इसमें करंट आ रही है, मान लेते हैं इधर से कोई 3 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से कोई करंट आ रही है, मान लेते हैं 4 एम्पियर करंट आ रही है, तो इधर थर्ड एक वायर है तो उसमें जो करंट जा रही होगी वो 7 एम्पियर ही होगी। ये वेक्टर एडिशन जैसा नहीं है, 3 और 4 वेक्टरली ऐड करके 7 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 7 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ हो सकती थी। ये 3 और 4 के बीच में एंगल किया, लेकिन ये 7 एम्पियर ही आ रहा है, मतलब ये वेक्टर नहीं है। तो करंट में तो डायरेक्शन होता है कि एक ओर से दूसरी ओर करंट जा रही है, किधर से किधर की ओर करंट जा रही है। तो मस्ट बी अ वेक्टर, ये प्रॉब्लम है। वेक्टर लॉस को भी फॉलो करना चाहिए, तो सिर्फ डायरेक्शन है और वेक्टर लॉस को नहीं फॉलो कर रहा है तो वेक्टर नहीं है। मस्ट बी अ स्केलर, तो ये भी गलत है। अब जो वेक्टर होते हैं उसमें डायरेक्शन तो होती है, तो वेक्टर भी हो ही सकते हैं, तो स्केलर ही होगा, ये कहना तो गलत ही है। फिर मे बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर, तो बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन है तो वेक्टर हो सकता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही है। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी। मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई वेक्टर है वो कितना उसका मैग्नीट्यूड है, वो वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव है तो यूनिट भी हो ही सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये सेकंड के लिए आंसर हो गया। थर्ड, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। ये फोर्सेस बनाए हुए 5 और 5 के बीच में एंगल, तो इसके लिए ऐसे पढ़ा होगा कि वेक्टर के बीच में एंगल पता करने के लिए क्या होता है, वेक्टर्स की टेल एक जगह रखते हुए ड्रॉ करें। तो एक 5 बनाया हुआ इधर की ओर, दूसरा जो है 5 जो बनाया गया उसकी टेल इसी जगह पर रखते हुए अगर हम ड्रॉ करें, तो ये कुछ समझ आ रहा है कि इधर की ओर एंगल 60 डिग्री लिखा था। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, जब दोनों की टेल एक जगह रखते हुए ड्रॉ करते हैं तो प्लेन में 2 एंगल बन रहे होते थे, उसमें जो स्मॉलर एंगल होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि एंगल जो पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन फोर्सेस, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ये बी ऑप्शन हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द डायग्राम शोन। अब इसमें क्या होता है, जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, क्या होता था कि भाई एक वेक्टर बनाया, उसके हेड पे अगर कोई एक ए वेक्टर बनाया, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखते हुए बी वेक्टर बनाया, ए की टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाया, वो समेसन आर वेक्टर आता था, कुछ ऐसा पड़ा था। इसमें अगर हम ध्यान रखें किस तरह से होता है कि जो रिजल्टेंट होता है उसकी टेल जहाँ पर है वहाँ एक और वेक्टर की टेल होती है, और उसका हेड जहाँ पर है एक और वेक्टर का हेड होता है। तो 2 टेल 2 हेड जिस जगह पर है उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट कौन सा है। तो इसमें देखा जाए तो 2 हेड यहाँ पर है और 2 टेल यहाँ पर है, मतलब बी रिजल्टेंट है। तो देखो ऐसा ही बना हुआ है, सी वेक्टर बना है, इसके हेड पे ए की टेल रख के ए वेक्टर बनाया है, फिर सी की टेल से ए वेक्टर के हेड को मिलाया हुआ, ये बी है, तो बी रिजल्टेंट है। तो सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी है, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। इसमें कौन सा ऑप्शन है इस तरह का, इस तरह का ऑप्शन है इसमें थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें 6 वेक्टर्स बने हुए हैं। ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसके लिए ये एरो एरो बना के वेक्टर क्वांटिटी है, ये राइट वर्ड है। बी है, ये डाउनवर्ड है। सी है, कुछ राइट वर्ड बनाया है, ठीक है, ऐसे बने हुए हैं। अब कह रहे हैं कौन सा सही है, तो चेक करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन को। तो सबसे पहले बी प्लस सी, बी ये है और सी इधर की ओर है, तो बी प्लस सी ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ से देखते हैं कि वो एफ के बराबर है कि नहीं। तो बी तो है डाउनवर्ड, है ना, ये हो गया बी वेक्टर। फिर है सी वेक्टर, सी वेक्टर है ऐसा राइटवर्ड, सी वेक्टर, तो इनका समेसन जो आएगा वो इधर की ओर आएगा। और इन्होंने बोला एफ वेक्टर, एफ वेक्टर जो बना है, एफ वेक्टर ऐसा बना हुआ है,
तो ये देख के लग रहा है कि इसके बराबर तो है नहीं, बल्कि माइनस एफ जैसा हो सकता था। तो ए ऑप्शन अगर हम कहें कि ए ऑप्शन क्या सही हो सकता है, तो ए तो नहीं सही बैठा। देखते हैं बी और बी ऑप्शन को। इसमें है डी प्लस सी, तो डी वेक्टर ये बना हुआ है ऊपर की ओर, ऐसा डी वेक्टर बना हुआ है। फिर है डी प्लस सी, सी बना ऐसा आगे की ओर, तो डी प्लस सी, इसका समेसन ऐसा आया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। किसके बराबर कह रहे हैं, एफ। एफ वेक्टर तो ये बना हुआ है, एफ वेक्टर तो ऐसा बनाया गया है, तो मतलब ये बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी वाले को देखा जाए, इसमें है डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, तो डी जो है ऐसा ऊपर की ओर था ही, और प्लस ई, ई तो ऐसा पीछे की ओर है। ठीक है, ये था डी वेक्टर और ये है ई वेक्टर, तो इसका समेसन आएगा डी प्लस ई इधर की ओर आएगा, और एफ वेक्टर यही बना हुआ है। ठीक है, तो ये डी प्लस ई जो है एफ वेक्टर के बराबर है, तो डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ वेक्टर, ये सी ऑप्शन में था, ये सही हो गया। अब अगर हम लोग चेक करना चाहें फोर्थ ऑप्शन को, चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, उसमें ई एफ तो वहीं दिया हुआ है, बी और डी में डिफरेंस है तो अलग ही आना है, बना लेते हैं। डी वेक्टर था नीचे की ओर और ई वेक्टर था पीछे की ओर, तो इनका समेसन इधर की ओर आएगा। ये था बी वेक्टर और ये था ई वेक्टर, इसका समेसन इधर पीछे की ओर आएगा। कह रहे हैं एफ के बराबर है, एफ तो भाई ऐसा है, एफ के बराबर तो नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन बना फिर ये सी ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ मैन मूव्स 10 मीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये जो तरीका होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये जो लिखना होता है वो किस तरह से है, तो सबने पढ़ा ही हुआ है। क्या है इसमें, जैसे अगर हम डायरेक्शंस बना दें, हमने इसमें अगर डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया, पेज में हम लोग कॉपी में हमेशा इधर की ओर ईस्ट डायरेक्शन बनाते हैं, इसके अपोजिट वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ बनाते हैं, इसके अपोजिट साउथ हो गया, तो इधर साउथ और इधर की ओर वेस्ट। अब ये जैसे कहा जा रहा है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का अगर होगा तो या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। जैसे अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ से एंगल या तो ईस्ट की ओर बनाया जाएगा या वेस्ट की ओर बनाया जाएगा। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है तो इधर की ओर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है तो इधर की ओर है। साउथ ऑफ नॉर्थ जैसा नहीं कभी लिखा जा सकता, मीनिंगलेस है वो। तो इन्होंने कहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इधर की ओर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए कुछ इधर की ओर वेक्टर होना चाहिए। तो एक ही वेक्टर है, इधर से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए कुछ इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो 10 मैग्नीट्यूड का है ये और 30 डिग्री एंगल है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है हमें ईस्ट डायरेक्शन में मान लेना है और नॉर्थ डायरेक्शन में वाई। तो नॉर्मली हम लोग एक्स वाई एक्सिस जिस तरह से प्लेन में बनाते हैं वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरह का। तो इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। अब आई कैप जे कैप में लिखने से इधर के लिए एंगल लिखते थे, तो अगर ये मैंने एंगल 60 डिग्री लिखा, वैसे भी कंपोनेंट लिए जा सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट को इन जनरल एस वेक्टर से लिखा जाता है। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो 10 मीटर के बराबर था। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। और चाहे तो हम वेक्टर को यहीं पे रिजॉल्व करके भी लिख सकते थे। ये थीटा एंगल जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, जो यहाँ पर 60 डिग्री मैंने बनाया हुआ है। तो कॉस 60 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप, साइन 60 डिग्री जे कैप। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 कैंसिल कर लिया, ऑप्शन सब ढूंढते हैं इसमें कौन सा मिला, 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ऐसा इसमें फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है, ये सही हो गया। फिर
अच्छा, इसमें जो है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे देखें मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर जैसा, मैं इस जनरल ऐसे ही लिख रहा होता हूँ। दूसरा क्या तरीका है कि भाई ये जैसे कि इधर की ओर था 10 था, इसी को यहीं रिजॉल्व करें तो 30 डिग्री इधर एंगल है, तो इधर वाला कंपोनेंट 10 का 10 cos 30 आएगा। तो cos 30 अगर लिखेंगे cos 30 √3/2, तो ये 5 √3 बन गया। ऐसे ये जो 60 डिग्री पे था तो इधर की ओर cos 60 कंपोनेंट आएगा, तो cos 60 अगर लिखा तो cos 60 होता है 1/2, तो 10 × 1/2 5, इससे भी कहा जा सकता था। तो ये भी तरीका है, छोटा हो जाता है। और जो ये लिख रहे हैं हम कि मैग्नीट्यूड लिख दो और उसके बाद यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, थीटा जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही वेक्टर आई कैप जे कैप फॉर्म में पूछा गया है, तो वैसे एंगल से भी लिख सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल थोड़ा मुश्किल लगेगा, आसान यही रहेगा कि सीधे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। तो जैसे ये एफ बना हुआ है तो इधर एक्स वाला कंपोनेंट लिखना होगा, तो cos 45 हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये माइनस वाई है, मतलब माइनस जे कैप इसके लिए यूनिट वेक्टर है, और इधर क्यों साइन 45 से लिखा जाएगा। तो अगर हम इस वेक्टर को, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें एक जो है फोर्स जो है 100 न्यूटन था, और उसका cos 45 डिग्री एंगल, cos 45 डिग्री ये आई कैप में है, और 100 और साइन 45 या cos 45 कुछ भी लिख सकते हो, साइन 45, और वो नीचे की ओर है तो माइनस जे कैप में है, माइनस जे कैप में। तो cos 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 50√2 तो ये हो ही जाना है। पहला बचा ये आई कैप और दूसरे में बचा माइनस का जे कैप, तो 50√2 आई कैप माइनस जे कैप, यही आंसर हो गया। सी इसके लिए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो कंपोनेंट के लिए क्या करना रहता है इसमें कि भाई हम जो है एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड लिखें, तो उसका मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है इसमें डायग्राम में लिखा हुआ 10, और इसका हमें कंपोनेंट किधर की ओर चाहिए, कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, तो अभी एक 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, यहाँ पर जैसे इस तरह का बनाया ना, ये एंगल 90 डिग्री और फिर ये 37, तो टोटल एंगल लिखा गया 90 प्लस 37। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। अब माइनस हो गया 10 हो गया, साइन 37 होता है 3/5, तो -6, ठीक है। तो ये हो गया -6, यूनिट भी लिखा ही हुआ है, लिख दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह का ऑप्शन हो गया ए। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कई सारे इसमें लिखे हुए हैं, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, तो सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। तो अगर हम ये सिर्फ ऐसे ही डायग्राम बनाकर भी लिखना चाहे तब भी हो जाएगा, और अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे तो उससे भी जल्दी रिलेट हो जाएगा। जैसे अगर हम इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस जैसा बना लें, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तो एक ए बी वाला वेक्टर है वो तो सीधे 3 आई कैप, फिर इसके बाद बी सी वाला वेक्टर है, ए से बी तक जो है वो 3 आई कैप, बी से सी वाला जो है वो 4 है और जे कैप है, तो ए से बी गया, बी से सी, और फिर सी से डी जो है, सी से डी, तो सी से डी जो है मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल के लिए 37 है। तो अभी जो मैंने बात किया था cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो ये वाला जो है अपना सी डी है, और मिलाकर टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो ए से डी तक है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि है ए वेक्टर से डी वेक्टर तक। तो अब इसको अगर हम देखें तो पहला ये 3 आई कैप तो है ही, 4 जी कैप तो है ही, इसके अलावा है ये 5, cos 37 होता है 3/5,
सॉरी cos 37 होता है 4/5, cos 37 4/5, sin 37 3/5। तो अब ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4i कैप प्लस 3j कैप होगा, और ये 3i कैप पहले से था तो ये हो गया 7i कैप, और 4j कैप प्लस 3 ये 7j कैप भी हो गया। तो अब इसमें कह रहे हैं जैसा इसमें इन्होंने दिया मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 7√2 मीटर। तो 9th के लिए 7√2 मीटर, इसमें ऐसा डी ऑप्शन दिया है, ये सही हो गया। 10th फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर, ठीक है, और सभी का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। तो इसको भी आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखा जा सकता है, और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो चाहे तो आई कैप जे कैप से लिख लो, जो भी सही लगे, दोनों एक सी बात है, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमने बना लिया कि भाई इधर की ओर हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इधर वाई एक्सिस कहेंगे, तो इसमें अगर हम लोग कहें तो ओ सी वैक्टर कितना है आर, इसके लिए मैग्नीट्यूड है। अच्छा, थोड़ा इसमें गड़बड़ ये है कि ऑप्शंस में और क्वेश्चंस में कैपिटल आर लिखा है, डायग्राम में स्मॉल आर कर दिया है, एक करेक्शन मानकर चलेंगे इसमें कैपिटल आर। तो ओ सी जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की ओर जैसा हमने बनाया है, तो इसको लिखा जाएगा आर आई कैप। ओ बी वैक्टर की बात करें तो ओ बी वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर है, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर में हो गया cos 45 आई कैप प्लस sin 45 जे कैप। तो आर cos और sin दोनों ही 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 जो भी, तो ये हो गया जे कैप, ठीक है, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप है ना, क्या कर दिया हमने। तो ये हो गया आर, और 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप कैसे भी लिखें, तो ये 2 हो गया, एक रह गया कौन सा, ओ ए वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, आर इसके लिए, ठीक है। अब ऐड करना है हमें, तो हमें ऐड करना है, हमें क्या करना है, ओ सी वैक्टर में ओ बी वैक्टर को ऐड करना है और ओ ए वैक्टर को ऐड करना है। तो ऐड कर लो, ऐड करने में क्या होता है कि आई कैप वाला आई कैप में ऐड होता है, जे कैप वाला जे कैप में ऐड होता है। तो ओ सी जो है वो आई कैप में था, और आई कैप हमें ओ बी में इतना दिख रहा है, ओ ए में तो नहीं है। फिर जे कैप वाले को देखेंगे तो ओ बी में जे कैप भी है और ओ सी में जे कैप है, ठीक है। तो आई कैप अपना ऐड हो जाएगा, जे कैप अपना अलग ऐड हो जाएगा। तो आई कैप वाले में एक जगह पर आर है ओ सी में, और एक जगह है r/√2, ये है ओ बी में, इतना हो गया आई कैप में। प्लस जे कैप में देखें तो r/√2 ओ बी वाले में है और r है ओ ए में, तो r प्लस r/√2 ये हो गया जे कैप। अब ये दोनों एक जैसा है, तो इसके लिए अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसी का √2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका अगर हम मॉड लिखें, जो रिजल्टेंट है सबका समेसन है, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो r प्लस r/√2 का स्क्वायर और प्लस r+r/√2 का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, ठीक है, जो लिखा जा रहा है वो √2 टाइम्स जैसा बन जाएगा। तो ये r+r/√2 कॉमन लिया जाएगा और 1 + 1 मतलब √2, तो √2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, r कॉमन लेकर भी लिखते, तो r अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर हो गया ये √2 + 1, यही आंसर हो गया। तो √2 + 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन इस तरह का लग रहा है, 1 + √2 एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे कई सारे फोर्सेस दिए हुए हैं और वही रिजल्टेंट को हमें आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखना है, तो जैसी मर्जी वैसे लिखा जाए। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ लिखें, एक है इधर की ओर,
एक लिखा जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो 400 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आर वेक्टर इसमें लिखा जा रहा होगा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया 400 आई कैप, ये जो पहला वाला था। फिर इसके बाद जो ये 500 दिया हुआ है 500, तो 500 इधर की ओर है, तो इसके कंपोनेंट निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई में जा रहे होंगे। तो इस 500 के लिए अगर लिखा जाए तो ये हो गया 500, और इसका जो कंपोनेंट x में जाएगा cos 45 से, तो वो 1/√2, और x में क्या, वो माइनस x में जा रहा होगा। ऐसे ही इसका y वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा वो भी 1/√2 और निगेटिव y में। थोड़ा सा और अगर हम इसको समझे तो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये इधर की ओर है, अब ये ऐसा x और y बनाया था, तो ऐसे ही 45 डिग्री एंगल हो गया। तो एक बार x में अगर हम इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो निगेटिव x में cos 45 से, और y में लिखेंगे तो निगेटिव y में जा रहा होगा ये। तो वैसे ही लिखा, cos 45 लिखे sin 45, दोनों ही 1/√2 होता है, तो थोड़ा डायरेक्ट लिख लिया इसको। अभी बचा एक ये 300 तो नीचे दिख ही रहा है, तो 300 है, ये डायरेक्शन में माइनस का जे कैप में है। फिर ये है 500 वाले को देखें, इधर वाला 500 थोड़ा ड्रॉ करके बना कर देख लेते हैं। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। तो इस 500 के लिए क्या किया जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये 500, और फिर इसमें cos 60 डिग्री जो होगा माइनस जे कैप में, और sin 60 माइनस का आई कैप, sin 60 √3/2, तो माइनस का आई कैप में, और cos 60 1/2 वो माइनस का जे कैप में। तो अब बस ये हो गया, सबको कलेक्ट किया जाए आई कैप वाले, तो ये हो गया 400, और ये पहला वाला है तो √2 से डिवाइड करके 250 √2, और आई कैप है इसमें, हाँ, माइनस का 250 √3। ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा आई कैप वाला, ये प्लस आई कैप होगा, प्लस का आई कैप है ना, प्लस आई कैप होना है, क्योंकि इधर की ओर वेक्टर है, इसका इधर वाला कंपोनेंट देख रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस का आई कैप। तो क्या करेक्शन था यहाँ पर, ये वाला प्लस आई कैप हो गया, इतना ही आई कैप में है। जे कैप में देखा जाए तो जे कैप में ये एक इधर ब्रैकेट आ रहा है, 3 ही है जे कैप में भी, तो जे कैप में लिखा जाएगा तो माइनस का 250 √2 माइनस का 300 और माइनस का 250, जे कैप माइनस कॉमन लेकर लिख सकते थे। तो आगे कैलकुलेट कर लेंगे इसमें, है ना, √3, और ये वैल्यू रखेंगे। अच्छा, जो दिया है सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सही वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसके साथ अगर हम देखें तो 250 कॉमन लेकर √3 माइनस √2 जैसा भी कहा जा सकता है आई कैप के लिए, और इधर की ओर अगर हम लिखें इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस जे कैप करने के लिए, और ये हो गया 250 √2 और 550, ठीक है, ये जे कैप में हो गया। इसको देखा जाए तो √3, अगर हमने √3 की वैल्यू 1.732 रखा तो ये नहीं बनता है, सिंपल 1.7 रखें, शॉर्ट में रखें, उसी तरह के आंसर दिए, बड़ा प्रिसाइज वैल्यू नहीं दी गई है, तो यही मान कर चलो। √2 1.414 होता है, ऐसे लिखा जाए। इसका डिफरेंस है तो डिफरेंस लिखेंगे 0.3, तो अगर ये 0.3 जैसा लिखते हैं तो ये होता 400 प्लस 250 इंटू 0.3 75 होता, तो ये आई कैप में आ रहा होता। इधर जे कैप में देखा जाए तो 250 और ये 1.5 जैसा अगर हम रखें 250, तो कितना हो जाता 25 इंटू 14 जैसा होता है ना, 0 और 35, तो ये 350 होता। ठीक है, सॉल्व हो गया। 475 आई कैप
और माइनस 900 जे कैप। तो ऐसा 11th का ये डी ऑप्शन सही लग रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हमने 1.732 लिखा होता √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.414, तो आंसर मैच नहीं कर पाता, ठीक है, और वो ज़्यादा सही होता बल्कि, लेकिन जो आंसर दिया वो इस वैल्यू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसेक्ट क्राउल्स 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर जाता है कोई एक इंसेक्ट। ईस्ट ऐसा राइट वर्ड रहता था, तो अब डायरेक्ट ही लिखते हैं। इधर के कुछ 10 मीटर गया, फिर उसके बाद राइट टर्न किया गया। तो ये राइट वर्ड जा रहा था, मतलब ईस्ट में जा रहा था, फिर राइट टर्न मतलब इधर की ओर राइट टर्न होगा तो किधर की ओर जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा, मतलब इस पेज पे कहें तो नीचे की ओर हो जाएगा। तो इधर 10 मीटर गया, फिर नीचे की ओर कुछ दूर गया, कितना 8 मीटर गया, और अब इसके बाद फिर राइट टर्न करता है। तो साउथ में जाते हुए जब राइट टर्न करेगा तो वो हो जाएगा वेस्ट की ओर। तो अब ये वेस्ट की ओर चला गया, इधर से ये गया 2 मीटर। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर राइट टर्न, अब की राइट टर्न करेगा तो नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो इधर की ओर कुछ ये वैल्यूज लिखा जाए इसमें, तो ईस्ट में गया था 10 मीटर, फिर उसके बाद राइट टर्न किया गया था, तो ईस्ट में जाते हुए राइट टर्न करेगा, साउथ की ओर जाने लगेगा 8 मीटर। उसके बाद राइट टर्न किया तो वेस्ट में जाने लगा 2 मीटर, और फिर राइट टर्न किया तो 2 मीटर गया ये नॉर्थ में। तो अब कह रहे हैं कि फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम रहेगा, तो क्या होगा, जहाँ से चला था वहाँ से शुरू करके फाइनल वेक्टर के हेड पे, है ना, ये वाला वेक्टर, ये हमें मैग्नीट्यूड इसका पता करना है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम विजुलाइज कर पाएँ कि भाई इधर की ओर 8 गया था और ये 2 वापस दिख रहा है, तो ये वाली वैल्यू हमें 6 समझ आ जाएगी। इधर की ओर आगे की ओर 10 गया था और 2 वापस आया, तो ये वाली डिस्टेंस हमें 8 समझ आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही सकते हो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस 64 उसका अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट 10। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 10 के बराबर है, और इस ट्रायंगल के लिए मालूम होता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होता है। तो अब ये 37 डिग्री और साउथ ऑफ ईस्ट, तो जैसे ये ईस्ट है तो इसके लिए हो सकता था, तो इसके लिए नॉर्थ हो सकता था या साउथ हो सकता था। तो अगर नॉर्थ होता तो इधर का एंगल होता कुछ, और साउथ होता तो इधर की ओर एंगल होता। तो एंगल इधर ही है, 37 डिग्री एंगल है, तो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ए ऑप्शन है इसके लिए सही। नेक्स्ट 13th है, ए सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर, ईस्ट में 2 किलोमीटर जा रहा है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये ईस्ट अगर है तो इसके लिए साउथ का मतलब नीचे की ओर, तो इधर की ओर एंगल 37 बनाते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखा ही था। तो 37 डिग्री एंगल बनाते हो, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ एक और अननोन, फाइनली एंड अननोन डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है ड्रॉ करते हैं इसमें। तो पहले ये कह रहे हैं कि भाई 2 किलोमीटर जा रहा है ड्यू ईस्ट, तो 2 किलोमीटर ईस्ट में भेज देते हैं, इतना मान लेते हैं 2 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन देखा था, और उधर क्यों जाता है 5 किलोमीटर, तो ये कुछ मान लेते हैं कि भाई होता होगा 5 किलोमीटर। अब इसके बाद कह रहे हैं कि कुछ अननोन है और कुछ अननोन है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 6 किलोमीटर ईस्ट में। तो फाइनल अगर हम देखें, फाइनल मतलब इनका जो वेक्टर सम बनता है वो आता है 6 किलोमीटर और ईस्ट डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं कि दो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक कह सकते हैं S1 मान लेते हैं, एक कह लेते हैं S2 दिया हुआ है जो कि कितना था 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट।
और रिजल्टेंट इधर आया, तो कोई एक S2 S3 एक डिस्प्लेसमेंट है, तो S3 क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट आता है पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाता हो, तो लास्ट वेक्टर का हेड यहाँ पर आएगा, तो तीसरा वेक्टर यहाँ से शुरू होके इधर तक कुछ होता होगा S3 वेक्टर। ये वाला मैग्नीट्यूड जो S1 का था मैग्नीट्यूड वो 2 किलोमीटर था, S2 इसका मैग्नीट्यूड 5 था, तो 5 है अगर तो इसका cos 37 वाला कंपोनेंट होगा इधर की ओर, cos 37 होता है 4/5, तो ये हो गया 4। तो अब इधर कह रहे हैं कि कुछ ये डिस्प्लेसमेंट है जिससे कि फाइनली इधर क्यों रह जाता है, ठीक है। तो थर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर ये दिख ही रहा है कि भाई थर्ड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता, और ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा कर देख लो भाई, इसको अगर हम 5 कह दें और इसको सॉरी ये 4 है ये 5, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा, और ये इधर की ओर है, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें क्या नहीं, हम इसको कैसे माने कि ऐसा ही है, ये 3 के बराबर है और इधर की ओर होगा, तो 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद हो तो जल्दी गेस कर सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं याद है। अब नहीं याद होगा तो इसमें फिर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसमें फिर लगता है कोसाइन रूल, तो इसमें अगर हम कोसाइन रूल लगा दें तो कहा जाएगा cos 37, ये जो अननोन वाला था इसको अगर हम x जैसा मान लें तो cos 37 लिखेंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 5, तो सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। अब 3 आ जाएगी तो इससे पता लग जाएगा कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा तो इसके लिए डायरेक्शन कह देंगे कि नॉर्थ में है, तो ये सबसे रिलेट करके इजीली कहा जा सकता है कि 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो तीसरा जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया था, तो इफेक्टिवली या नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर ईस्ट में आ गया था। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में है एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 10 दिया और एक का p है जो कि अननोन है। फिर कह रहे हैं कि एक जो है इनके बीच का जो एंगल है सब डायग्राम में बना हुआ है वही सारा है। कह रहे रिजल्टेंट जो है वो नॉर्थ में आता है, रिजल्टेंट इसका नॉर्थ में आ रहा है, तो अगर हम इसमें रिजल्टेंट के लिए अगर सोचा जाए कि भाई एक जो है इधर की ओर है p हो गया, फिर इसमें जो है 10 मैं क्या करता हूँ इसी के हेड पर बना देते हैं 10, अब पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाते हुए ये रिजल्टेंट आ जाए, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं इसे। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये था पहला वेक्टर जो कि p है, एक ही दूसरा बनाया 10, और ये रिजल्टेंट है जो कि नॉर्थ में है, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं कुछ x है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये पूछना क्या चाहते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्स, मतलब ये x बताना है, जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट x बताना है। इसमें tan 30 लिख लो, तो tan 30 हो गया 10/x, तो ये वैल्यू हो गई 10√3, तो 14th के लिए 10√3 मतलब ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में ये p पूछा जा सकता था, तब इसी वाले ट्रायंगल में अगर हम sin 30 डिग्री लिखते हैं, sin 30 डिग्री तो हो जाता 10/p, sin 30 1/2 होता है, तो p की वैल्यू पूछते तो 20 हो जाता, 20 न्यूटन। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट कितना है वो पूछा गया था, तो 10√3 है रिजल्टेंट जो कि नॉर्थ में था, उसका मैग्नीट्यूड है 10√3। 15th question, as shown in figure, find the magnitude of unknown forces x and y if sum of all forces 0। तो जितने भी फोर्सेज का समीशन 0 है, तो x और y इसमें देखो क्या कर सकते हैं ना, हम x एक्सिस y एक्सिस बनाकर x वाले कंपोनेंट सारे ऐड करके 0 कर दें, y वाले कंपोनेंट सारे ऐड करके 0 कर लें, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, तो ये x और y सॉल्व हो जाएगा दोनों से, तो ये कर ही सकते हैं। दूसरा मैं क्या इसमें करना चाहता हूँ, जैसे मुझे x सॉल्व करना है,
तो एक्स सॉल्व करना है तो मैं कौन सी डायरेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं वाई के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो वाई के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन सपोज मैं ये वाली डायरेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिधर की ये वाला है, इस तरफ की डायरेक्शन। अच्छा, इसके अपोजिट सेलेक्ट करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही सकता था। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, तो कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ एक ही लाइन में अपना एक्स सीधे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक्स पूछता तो एक लाइन में हो जाता। तो यही लिखते हैं पहले वाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर वाली डायरेक्शन मान लेते हैं और नेट फोर्स जीरो करते हैं, तो सारे कंपोनेंट इधर वाले ऐड होके जीरो होंगे। तो एक्स जो लिखा हुआ है उसका कंपोनेंट जो होगा वो cos 53 होगा, दैट इज़ 3/5। और जो वाई है उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ये इसीलिए डायरेक्शन ही चुना है। और एक अब बचा है इसमें 10, तो 10 का कंपोनेंट, अब 10 को थोड़ा सा अगर मैं इधर की ओर बनाकर बोल दूं कि भाई ये 10 है, उधर 53 था तो ये वाला एंगल 37 हुआ। तो अपोजिट में, अपोजिट मतलब माइनस लगा लो या फिर इक्वल के साथ दूसरे साइड को लिख लो। तो ऐसे ही करते, इक्वल करके दूसरे साइड लिख लेते हैं। तो 10 और फिर cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो ये वैल्यू हो गई 8। अच्छा, एक तो इधर छूट ही गया जो यहीं पर बनाया हुआ है, कौन सा, ये 5 भी तो है ही, है ना, डायरेक्शन दिखाने में छुप रहा था, तो ये वाला 5 है ही, तो इधर की ओर 5 और होता। तो अब ये हो गया 3x/5 इज इक्वल टू 8 - 5 दैट इज़ 3। तो इससे x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें y निकालना है, तो अब किसी भी डायरेक्शन को लिखे x हमें पता, ये मान लेते हैं इसके हिसाब से। या फिर हमें सिर्फ y निकालना होता है, x कैलकुलेट नहीं करना होता, तो हम कौन सी डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए कम स्टेप में हो जाता, x के परपेंडिकुलर वाली। तो इधर वाली डायरेक्शन लिख लो, इधर वाली डायरेक्शन भी लिखकर सॉल्व कर सकते थे। तो x के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन लिखते हैं। तो x के परपेंडिकुलर में एक तो इधर की ओर है 10 और दूसरी ओर में उधर का 5, अब 5 है उसको देख लो लेते हैं, इधर की डायरेक्शन में जब आएगा 37 डिग्री हो जाएगा ये, और फिर इधर का ये 53 डिग्री हो जाएगा। तो उस 5 का कंपोनेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 cos 37 होता है 4/5, और प्लस y जो हमें पता करना है cos 53 जो कि होता है 3/5। 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, कुछ खास ज़रूरत है नहीं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। इधर हो गया 6 इज इक्वल टू 3/5, y कैंसिल किया 2 टाइम्स तो y की वैल्यू आ गई 10। तो y की वैल्यू है 10, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू है 10। इस तरह का ऑप्शन इसमें हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ दिया था डायग्राम में, पूरी बातें क्लियर थी नहीं, ऐसा बना दिया तो इसमें लग रहा था ऐसा देख के कि ये 90 डिग्री है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये सीधी लाइन जैसा बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री जैसा हमें मानना, अगर जैसा लगा बनाया इन्होंने, जैसा है नहीं, है ना, क्या ये 60 है, इधर का 30 बचा, तो 30 + 30 ये वाला 60 डिग्री हुआ। तो ये 60 है, ये 60 है, ये कितना है, तो हम देख के कहें कि भाई इसके सामने तो ऐसा बना लेंगे, नहीं, वो तो इन्होंने ऐसा बनाया था जैसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं बना था। तो इस तरह कह सकते हैं क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी थी। ये मानकर चलते हैं कि हमें ये वाला एंगल भी दिया था, ये मानकर चलते हैं ये एंगल 60 डिग्री दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो अब ये कह रहे हैं कि एडिशनल कितना फोर्स टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में आए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, कितना मिनिमम एडिशनल फोर्स हमें और लगाना पड़ेगा। तो और कुछ ऐसा लगाया जाए कि x में जो भी अभी आ रहा है वो कैंसिल हो जाए, तो x वाला कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ y कंपोनेंट। क्या कहना चाहते हैं, जितने भी ये फोर्सेज हैं इन सब से x की ओर जितना रिजल्टेंट आता है उसको नलीफाई किया जाए, जितना आएगा उसका अपोजिट लगा दिया जाए। तो एक बार x में कंपोनेंट देख लेते हैं। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में देखें तो एक वेक्टर है 1, उसका कंपोनेंट लिखा जाएगा cos 60। दूसरा ये जो 2 न्यूटन है, मैंने ये जो रेड में एंगल लिखा हुआ है वो cos 60, और 4 अपोजिट डायरेक्शन में है और वो sin 30 कह लो चाहे, या उधर एंगल बना के cos 60 कह सकते थे। तो ये जो है cos 60 sin 30 सब 1/2 है, उसको बाहर रखते हैं, तो ये हो गया 1 + 2 - 4 दैट इज़ माइनस का 1/2। तो कहना क्या चाहते हैं, इन सब का जो रिजल्टेंट x में आ रहा है, x में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 1/2 के बराबर,
और वाई में कुछ आता होगा, वाई में कुछ इधर की ओर आ रहा होगा, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमें एक वेक्टर ऐसा लगाना है जिससे कि रिजल्टेंट वाई में बचे। तो वाई में बचे मतलब ये एक्स में अपोजिट में 1/2 है, तो मैं राइट वर्ड अगर 1/2 लगा दूँ तो ये इसको कैंसिल कर देगा। अच्छा ठीक है, ये कैंसिल कर देगा। अगर मैं कहूँ नहीं, अगर मैंने इधर कोई एक वेक्टर लगाया होता, कुछ एफ मान लेते हैं, जिसका कंपोनेंट 1/2 होता, तो वो भी कैंसिल करता, तब भी रिजल्टेंट वाई में बचता। तो हमारा 1/2 क्यों आंसर हुआ? क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना कम से कम लगाया जाए। देखो जो 1/2 है, अगर हम कह रहे हैं एफ है उसका कंपोनेंट इधर 1/2 आता, एफ जो है उसका कंपोनेंट अगर इधर 1/2 आता, एफ तो 1/2 से बड़ा हो जाता ना। तो मिनिमम रखना है, 1/2 को कैंसिल करना है, तो 1/2 अगर हमने फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाया, उसका इधर कंपोनेंट लिया, तो वो फोर्स 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम क्या है कि 1/2 को कैंसिल करना है, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 1/2 लगाया जाए। तो इसके लिए आंसर किया जाएगा कि हमें मैग्नीट्यूड जो मिनिमम एडिशनल फोर्स चाहिए 1/2 पूछा जाता, किधर क्यों लगाया जाए, तो आंसर करते पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये जितने फोर्सेस बने हैं उसका एक्स में जो कंपोनेंट है वो निगेटिव एक्स में आ रहा है 1/2 के बराबर। 17th, तो इसमें कह रहा है रिजल्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर 2 2, तो 2i कैप 2j कैप जैसा लिख सकते थे, एंड करेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरा है, इनके बीच का कुछ एंगल है। तो जो कंपोनेंट होता है, तो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से देखा जाए कितना एंगल बना रहा है, तो उसके लिए हम लोग tan थीटा लिखते थे, तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, ऐसा फार्मूला रहता था। तो y कंपोनेंट अगर पहले वाले के लिए देखा जाए तो 2 और 2 है, तो ये वाला एंगल 45 आया, मतलब ये जो पहला वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है। ऐसे ही दूसरे के लिए लिखा जाए tan थीटा, दूसरा जो है 1√3, तो उसके लिए y कंपोनेंट है √3 और ये 1, तो इससे थीटा 60 डिग्री हुआ। एक वेक्टर 45 डिग्री एंगल पर है और एक 60 डिग्री एंगल पर है, तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, इनके बीच का जो एंगल है वो है 15 डिग्री। कह रहे फाइंड 1/3, तो 15 डिग्री है, उसका 1/3 हमें पता करना है, तो हो गया 5 डिग्री। ठीक है, इन डिग्री, तो 5 इन डिग्री, 5 आंसर हो गया इसके लिए। 18th, वेक्टर b which has magnitude 8 is added to a vector a which lies along the x axis। a वेक्टर x axis के along है, a वेक्टर x axis के along है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, और b उसमें ऐड किया जाता है, तो ये मान लेते हैं a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है। सम ऑफ दीज वेक्टर्स, थर्ड वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस ऐसा ऊपर, अब x और y पता ही होता है, उसको ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अलोंग y एक्सिस, और हैज़ मैग्नीट्यूड, एंड हैज़ मैग्नीट्यूड दैट इज ट्वाइस, तो ये रिजल्टेंट आ रहा है 2a के बराबर, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड a। अब a वेक्टर बनाया था, उसके हेड पे b वेक्टर की टेल रखते हुए, तो b वेक्टर इधर बनना चाहिए, तब तो जाके रिजल्टेंट होगा। तो अब ये जैसे कि बनाया था एक x और एक ये y 90 डिग्री है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्होंने दिया हुआ था 8 के बराबर, तो फिर ये कह सकते हैं कि भाई a² प्लस 2a का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम 8 का स्क्वायर, तो इससे a² की वैल्यू हो गई 8² / 5, a की वैल्यू हो गई 8/√5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x बाई √5, तो x जो है अपना 8 आ गया आंसर, x की वैल्यू हो गई 8। 19th, कॉलम फर्स्ट शोज वेक्टर डायग्राम, ठीक है, अब ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा है, उसी तरह का है कुछ देखा जाए। तो पहले वाले को अगर देखें तो इसमें ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन a वेक्टर बनाया, फिर b वेक्टर बनाया, फिर c इस तरह का नहीं है, अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं एक तरह का पॉलीगन लॉ जैसा बनाया, और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गए, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 जैसा है। तो अगर हम पहले वाले को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस तरह का है। तो पहले वाले के लिए ऐसा r
ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर 0 है, तो चाहे तो हम इसको ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का सी लिखें, जैसा कि आर में लिखा गया है, तो ये आर हो गया। सेकेंड वाला तो बिल्कुल ठीक वैसे ही बना है, ए वैक्टर है, उसके हेड पे बी की टेल रख के बी बनाया है, फिर ए की टेल से बी के हेड को मिलाया, वो सी लिखा हुआ है, तो सी वैक्टर एक्चुअल में ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर है फॉर द सेकेंड। तो सेकेंड वाले के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, एस में ऐसा लिखा हुआ है, तो सेकेंड के लिए एस हो गया। फिर थर्ड वाले में अगर हम देखें तो थर्ड वाले में, अच्छा मैंने इससे पहले बोला था एक क्वेश्चन में कि जहाँ पे रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट के लिए क्या होता है कि दो हेड एक जगह पर, दो टेल एक जगह पर होते हैं। तो इसमें देखो सी वैक्टर बनाया, उसके हेड पे बी की टेल रख के बी वैक्टर बनाया, पहले की टेल से दूसरे, तो ये रिजल्टेंट है ए वैक्टर। यहाँ पर ए वैक्टर रिजल्टेंट है किसका, सी प्लस बी। तो थर्ड वाले को अगर हम देखें तो सी प्लस बी इज इक्वल टू ए है। अच्छा, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू ए। पी वाले को देखो, अभी सी प्लस बी इसको एक साइड को लेकर आए, माइनस लगाया जा सकता है, दोनों ब्रैकेट लगा कर लेकर आए, तो ये वाला ऐसा बना है, ठीक है, तो ये पी हो गया। तो थर्ड वाले के लिए पी, थर्ड वाले के लिए पी हो गया। फोर्थ को चेक कर लेते हैं, तो वही देखने का तरीका कि जो रिजल्टेंट होगा वहाँ पर दो टेल होगी, दो हेड होगा, तो बी रिजल्टेंट है। तो बी रिजल्टेंट है किसके लिए, फिर लिखा जाए ये सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर किसके बराबर है, बी वैक्टर। तो सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। एक ही क्यू बचा है, क्यू वाले को देखो वैसा ही है, मतलब क्या करें, इस सी को अगर मैं दूसरे साइड ले जाऊँ तो ए वैक्टर इज इक्वल टू बी माइनस सी वैक्टर है, तो बी माइनस सी वैक्टर, ठीक है, क्यू वाला दिया हुआ है, तो फोर्थ के लिए हो गया क्यू। ये इसके लिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये पैसेज है, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये सारा डायग्राम में बनाया हुआ है। पहला कह रहे हैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स बताना है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो सभी का एक्स वाले कंपोनेंट लिख लो। तो एक्स वाले कंपोनेंट अगर लिखे तो पहले 3 न्यूटन का एक्स वाला कंपोनेंट, वो तो 3 का 3 हो गया, और ये 2 न्यूटन जो है अपोजिट एक्स की और उसका कंपोनेंट हमें ऐसे लिखा जा सकता है cos 60 से। ये जो 2 न्यूटन है उसका इधर वाला कंपोनेंट अगर हम देखें तो 2 cos 60 डिग्री एंगल है, और वो अपोजिट हो गया एक्सिस, इसलिए उसको माइनस कर दिया। तो ये माइनस करके फिर एक ये 1 न्यूटन भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो ये हो गया 3 माइनस 1 और माइनस का हाफ, तो 1.5 या 3/2 जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा और 3/2 के बराबर, बिल्कुल ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई में लिखा जाए तो पहले 3 का वाई में कंपोनेंट हो गया, तो 3 पूरा एक्स में cos 90 से कंपोनेंट आएगा। 2 वाले के लिए cos जो है 30 लिख लो या फिर sin 60 लिख लो, और जो ये 1 है वो अपोजिट में होगा तो माइनस कर देते हैं, सेम यही लॉजिक इसके लिए भी रहेगा। तो ये जो है y वाले कंपोनेंट के लिए अगर हम देखेंगे sin 60 2 माइनस 1, तो 1 sin 60 √3/2, तो y वाला कंपोनेंट हो गया √3/2। डी ऑप्शन है इसमें इस तरह का। अब ये कह रहे हैं कि 22 में सिंगल एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना लिखा जा रहा है, 3/2 आई कैप और प्लस √3/2 जे कैप। अब कह रहे हैं एक और एडिशनल फोर्स लगाना है जिससे कि ये इक्विलिब्रियम आ जाए। तो इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, तो ये फोर्स ऐड करने पर फोर्स 0 हो जा रहा है, तो ये फोर्स कितना होगा, ये दूसरे साइड आकर माइनस लगा लिया जाए, तो माइनस का 3/2 आई कैप और माइनस का √3/2 जे कैप। तो इस तरह का इसमें आंसर है ए इसके लिए सही आंसर हो गया।